रसायन विज्ञान में गणितीय विधियां भाग 5 मैथमेटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री पार्ट 5 गणितीय विधियों के सीरीज का यह हमारा 5वां वीडियो है। शुरू के 4 भागों में यानी कि 4 वीडियोस में हमने रसायन विज्ञान में यथार्थ परिणाम प्राप्त करने के लिए जो विधियां उपयोग में ली जाती है उस पर चर्चा की थी। हमने ये भी जाना था कि जब हम रसायन विज्ञान में कतिपय गणितीय गणना करते हैं तो प्राप्त परिणाम दशमलव के आखिरी स्थान तक यथार्थ एक्यूरेट नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में यथार्थ परिणाम ज्ञात करने के लिए हम कुछ गणितीय विधियों का प्रयोग करते हैं, जिनकी चर्चा हम इस सीरीज के पहले के 4 भागों में कर चुके हैं। आज के इस भाग में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी कि आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और गणितीय विधियों की जो विधि हम काम में लेते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं कि यदि फलन यानी कि फंक्शन r एवं t समीकरण r इक्वल्स टू mt प्लस c से संबंधित है, तो जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, जो प्रेक्षण दिए गए हैं, आप अपने स्क्रीन पर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर देख पाएंगे कि उसमें r और t के मान दिए गए हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है, इससे हमें स्लोप निकालना यानी कि ढाल और अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्शन ज्ञात करना है। जब r और t दोनों फंक्शन है और हमारा समीकरण है r इक्वल्स टू mt प्लस c, तो हम ये जानते हैं कि सरल रेखा का समीकरण होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यह भी उसी के सदृश समीकरण है, अर्थात यह भी किसी सरल रेखा का समीकरण है। जब यह सरल रेखा का समीकरण है तो हम इसका ढाल और इंटरसेप्ट ज्ञात कर सकते हैं। ढाल का सूत्र हमें पता है, अगर समीकरण हमारा है y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ढाल यानी कि स्लोप m इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अंतःखंड c जो है, जो रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा हुआ जो हिस्सा है उसे हम अंतःखंड कहते हैं, जहां की x का मान 0 हो। अब जो डाटा हमको दिया गया है, जो प्रेक्षण के मान हमें दिए गए हैं r और t, इनकी सहायता से हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। x अक्ष पर t के मान लिए गए हैं और y अक्ष पर r के मान लिए गए हैं। ग्राफ से यह स्पष्ट है कि जो ग्राफ में सरल रेखा प्राप्त हुई है वह y अक्ष को 5 यूनिट पर काट रही है, जहां पर कि x का मान 0 है। तो जो ग्राफ में प्राप्त जो सरल रेखा है वह y अक्ष को जहां काटती है, जहां की x का मान 0 है, वह अंतःखंड c के बराबर होता है। तो ग्राफ से यह स्पष्ट है कि इस उदाहरण में अंतःखंड c का मान 5.0 होगा। अब जहां तक कि हमें ढाल ज्ञात करना है, तो ढाल के लिए यहां पर m इक्वल्स टू r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। तो r2 और r1 के मान रख दिए गए हैं, t2 और t1 के मान भी हमने रख दिए हैं, और इसको हल करने पे जो उत्तर में प्राप्त हो रहा है 1.94। तो ढाल हमें प्राप्त हो गया 1.94, अंतःखंड प्राप्त हो गया 5.0। तो ऐसा कोई समीकरण जिसमें कि दो फंक्शन r और t इस इक्वेशन से संबंधित है, r इक्वल्स टू mt प्लस c, और उसके मान अगर जैसा हमने यहाँ टेबल में दे रखे हैं उस तरह से है, तो उस रेखा का ढाल 1.94 और अंतःखंड का मान 5.0 होगा।
अब यह उदाहरण स्पष्ट हो ही गया होगा। इसी तरह का एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब हमारा समीकरण है log k इक्वल्स टू रो सिग्मा प्लस log k जीरो। अब यहां पे रो और k जीरो ये कांस्टेंट है, तो जो हमारा फंक्शन है वो हो गया log k और सिग्मा। तो log k और जो सिग्मा है उसके मान जो प्रेक्षण में प्राप्त हुए हैं वो आप अपने स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ दे पा रहे हैं। log k और सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। अब जो पूछा गया है इसमें कि log k जीरो का मान निकालें और रो का मान निकालें। तो अगर इस समीकरण को हम सरल रेखा के समीकरण से तुलना करें y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो c के स्थान पर log k जीरो है और m के स्थान पर रो है, अर्थात जो इस रेखा का स्लोप होगा वो रो के बराबर होगा और इससे जो अंतःखंड का मान आएगा वो log k जीरो के बराबर होगा। अब देखते हैं कि इसे किस तरह से हल किया गया है। अब स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ग्राफ के सिग्मा और log k के बीच में एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया है और इस रेखा का जो ढाल होगा वो तो रो होगा और अंतःखंड जो होगा वो log k जीरो होगा। अब अंतःखंड आप ग्राफ से स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि 3 इकाई के बराबर है और इसी तरह से अब हमें ढाल का मान निकालना है। तो ढाल का मान निकालने के लिए वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वो हमें ढाल का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर इस ग्राफ में देखेंगे तो log k2 माइनस log k1 अपॉन सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 तो हमें ढाल का मान दे देगा। यह इसे आपको खुद सॉल्व करना है और ज्ञात करना है कि इस रेखा का ढाल कितना होगा। अब एक उदाहरण और लेते हैं। इसमें भी x के मान दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और y के मान दिए गए हैं। इसमें भी हमें रेखा का ढाल निकालना है और अंतःखंड का मान निकालना है, लेकिन इसमें हमें लघुत्तम माध्य वर्ग विधि काम में लेनी है। अभी जो हमने शुरू के 2 उदाहरण किए थे वो हमने आलेख विधि से किए थे। इस उदाहरण में हम वही ढाल यानी कि स्लोप का मान और इंटरसेप्ट अंतःखंड का मान लघुत्तम माध्य वर्ग विधि द्वारा निकालेंगे। यह तो हम जानते ही हैं कि जहां आलेख विधि पूरे सही मान नहीं दे पाता वह हम लघुत्तम माध्य वर्ग विधि को काम में लेते हैं। यदि हमारे प्रेक्षण से जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और सारे प्रेक्षण ग्राफ की सरल रेखा के ठीक ऊपर आ जाते हैं तब तो आलेख विधि को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें सारे बिंदु ग्राफ के ठीक ऊपर न होकर कुछ बिंदु उसके आसपास हो तो ऐसे में एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम लघुत्तम माध्य वर्ग विधि को ही अपनाते हैं। तो लघुत्तम माध्य वर्ग विधि द्वारा अब हम इस उदाहरण में जो सरल रेखा में जो प्राप्त होगी उसका ढाल और अंतःखंड का मान ज्ञात करते हैं। x और y के जो प्रेक्षण है वो हमें दिए हुए हैं। अब जब इसको हम सॉल्व करें तो एक टेबुलर फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि हमने पहले कॉलम में y के मान लिखे हैं जो कि प्रश्न में दिए हुए हैं और उस कॉलम के अंत में हमने सारे y को जोड़ लिया है जो कि समीशन y है जो अपने इस उदाहरण में 23.0 है। फिर दूसरे कॉलम में हमने x के मान जो हमें प्रश्न में दिए हुए हैं उनको लिखा है और उनका जोड़ कर लिया है तो हमें समीशन x का मान दे रहा है। इस उदाहरण में वह 27.50 है। तीसरे कॉलम में हमने y और x का प्रोडक्ट गुणनफल निकाला है और अंत में उनको भी हमने जोड़ लिया है तो हमें समीशन yx या सिग्मा yx की वैल्यू दे रहा है। चौथे और अंतिम कॉलम में हमने पहले x का स्क्वायर ज्ञात किया है, हर x के मान के लिए उसका स्क्वायर ज्ञात किया है और उसके बाद में उन सारे वैल्यूज को हमने ऐड कर लिया है। तो इस तरह से जो उदाहरण में हमें x और y के
जो विभिन्न मान दिए थे, तो पहले हमने y के मानों को जोड़ के सिग्मा y निकाल लिया, फिर x के मानों को जोड़कर सिग्मा x निकाल लिया, फिर y और x का प्रोडक्ट गुणनफल निकाला, उनका सम ज्ञात कर लिया, और x के जो मान दिए हैं उनका वर्ग करके, उनका स्क्वायर करके, उनका भी हमने सम ज्ञात कर लिया। अब ये जो मान प्राप्त हो गए हैं उनको हम सूत्र में रखेंगे तो ढाल और अंतःखंड के मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। ढाल का जो मान है, स्लोप का जो मान है, वो q बाई जेड होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और q की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा वाई एक्स माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन यहाँ पर प्रेक्षणों की कुल संख्या है। तो सिग्मा वाई एक्स हम सारणी में निकाल चुके थे, सिग्मा वाई निकाल चुके, सिग्मा एक्स निकाल चुके। जब इन सब के मान हमें सूत्र में रखते हैं तो इससे हमें q का मान ज्ञात हो जाता है। इसी तरह से z का मान निकाल लिया। z का मान का सूत्र है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन। यहां पर एक हल्की सी भ्रम की स्थिति बनती है। सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी एक्स स्क्वायर है उन सब का सम, और बाद में है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले x के सारे मानों को जोड़ लिया, उसके बाद में उसका स्क्वायर किया गया, और जब ये मान हम इसमें रख देते हैं तो इस तरह से हमें z का मान ज्ञात हो जाता है। जब q और z के मान हमें ज्ञात हो गए तो हम स्लोप m का मान ज्ञात कर सकते हैं, m इक्वल्स टू q अपॉन z। इस तरह हमने स्लोप m का मान निकाल लिया है, जो अपने स्क्रीन पर नीले रंग से देख पा रहे होंगे। अब अंतःखंड का मान निकालना है। अंतःखंड C इक्वल्स टू y बार माइनस mx बार। y बार का मान मतलब y के जो मान पूरे जो टोटल किए थे उससे हमने जो कुल मान है उससे डिवाइड कर दिया, तो ये लिख सकते हैं y बार इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन m। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई 4.60 वो रख दिया। m का मान यानी कि स्लोप का मान अभी हम निकाल ही चुके हैं 0.559, और x बार का मान रख दिया। इस तरह से हमें अंतःखंड का मान यह प्राप्त हो गया। और जब स्लोप का और अंतःखंड का मान प्राप्त हो गया तो हमारा जो सामान्य समीकरण जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू निकाल चुके, c की वैल्यू निकाल चुके, तो हमारा समीकरण हो जाएगा y इक्वल्स टू 0.559x प्लस 1.53। अब एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें y और x के मान दिए गए हैं और इनका समीकरण y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। y और x के मान टेबुलर फॉर्म में आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन्हीं आंकड़ों से हम पहले भी गणना कर चुके हैं। तो जब हम इससे c का मान निकालते हैं वह 3 आ रहा है और m का मान 1.52 आ रहा है। अब इन्हीं आंकड़ों की सहायता से हम लघुत्तम माध्य वर्ग विधि को उपयोग में लेकर c और m के मान निकालते हैं। देखते हैं वह किस प्रकार होगा। अब आंकड़े आप देखेंगे कि x और y के मान वही है जो अभी हमने देखे थे। पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं कि इस इक्वेशन में जो नजर है, जो वैल्यूज है, वही वैल्यू हमने आगे भी काम में ली है। अब सरल रेखा का ढाल और अंतःखंड का मान निकालना है। तो वही पहले हमने y सिग्मा y निकाल लिया, सिग्मा x निकाल लिया, एक्स वाई निकाल लिया और सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लिया। ढाल का मान हम जानते हैं m इक्वल्स टू क्यू अपॉन जेड। क्यू का सूत्र हम जानते हैं, z का सूत्र हम जानते हैं, उसमें उसके मान रखे। इस तरह से हमने q और z की वैल्यू से m की वैल्यू निकाल ली। और अंतःखंड c की वैल्यू y बार माइनस एम एक्स बार, इसकी भी वैल्यू हमने निकाल दी। यह हमने स्पष्ट किया है कि y बार की वैल्यू कैसे आई कि सारे y को जोड़ लिया, यानी कि सिग्मा y अपॉन जो टोटल हमारे ऑब्जर्वेशन है n। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है तो हमने 4 से डिवाइड किया, तो सिग्मा y अपॉन n इक्वल्स टू y बार। इसी तरह से x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन
n। इस तरह हमने जब अंतःखंड की कैलकुलेशन की तो उसकी वैल्यू आई 2.98। अब हमने इसी उदाहरण को दो अलग अलग विधियों से किया। एक तो आलेख विधि से किया, दूसरा लघुत्तम माध्य वर्ग विधि से। अब देखते हैं कि दोनों के मानों में क्या फर्क है। अब आप देखेंगे कि आलेख विधि से m का मान आया था 1.52, जबकि लघुत्तम माध्य वर्ग विधि से उसका मान आया था 1.51। c का मान आलेख विधि से आया था 3, जबकि लघुत्तम माध्य वर्ग विधि से आया 2.98। तो जब मानों की तुलना करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि जो लघुत्तम माध्य वर्ग विधि से हमें जो रिजल्ट मिले वो ज्यादा यथार्थ है, और इसीलिए व्यवहारिक रूप से इस विधि का प्रयोग भी अधिक किया जाता है। तो सामान्यतः हम व्यवहारिक रूप से लघुत्तम माध्य वर्ग विधि को ही काम में लेते हैं, और इस लघुत्तम माध्य वर्ग विधि को गाउसियन का त्रुटि नियम भी कहा जाता है, और यह नियम लेगेंद्रे ने प्रस्तावित किया था और बाद में लाप्लास ने इसे सिद्ध किया था। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि जो हमने गणितीय विधियां पढ़ी थी उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से कि किस तरह से इस गणितीय विधियों को प्रयुक्त किया जा सकता है। धन्यवाद।